हेलो पीपल टीचर्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात कर रहे हैं अपनी सेकंड थ्योरी ऑफ टीचिंग की। इससे पहले की वीडियोस में आपने देखा थ्योरी ऑफ टीचिंग के बारे में, उनकी नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में, टाइप्स कितने होते हैं थ्योरी ऑफ टीचिंग के, और साथ ही हमने फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग में भी डिस्कस किया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत रेलिवेंट यूज़ हमें टीचिंग के अंदर हमेशा देखने को मिलता है। और अगर उस थ्योरी का हम इफेक्टिवली यूज़ करें तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे आउटपुट हमें दे सकती है। आज हम बात कर रहे हैं अपनी सेकेंड थ्योरी ऑफ टीचिंग की, दैट इज डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग। एज द नेम सजेस्ट हियर अगेन, डिस्क्रिप्टिव मीन्स जहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस किया जा रहा है लर्नर के साथ। क्लासरूम सेटिंग कैसी होनी चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दीज थ्योरीज इन टीचिंग, हम आगे की वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज बेसिकली एम्पेरिकल एविडेंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती हैं। अगर हमें कुछ डिस्क्राइब करना है तो हम कब कर सकते हैं वो डिस्क्राइब, जब हमने उस चीज को होते हुए देखा हो, जब हमने उसके बारे में पढ़ा हो या जाना हो, कि हम कह सकते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे होती है, ये इंसिडेंट या ये इवेंट या ये इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे शेयर होनी चाहिए। सो जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, वो स्ट्रांग होने चाहिए। किसी के थ्रू सुनी हुई चीजों के ऊपर हम डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव एक सेट नहीं कर सकते। सो वी नीड स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस टू प्रूव आवर पॉइंट। पर्पस क्या है इन थ्योरीज का? बेसिकली ये थ्योरीज हमें हेल्प करती हैं रिलेशनशिप्स को या इफेक्टिवनेस को प्रिडिक्ट करने में। किस तरीके से टीचिंग के वेरिएबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। टीचिंग ये 3 वेरिएबल्स हैं, ये हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं, स्टूडेंट, टीचर एंड द करिकुलम। तो किस तरीके से वो तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे शेयरिंग ऑफ आइडियाज या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन उनके बीच में होना चाहिए, टीचर कैसे कंटेंट या करिकुलम को लर्नर तक लेकर जाएगा, तो उनके रिलेशनशिप्स को या उनकी इफेक्टिवनेस को प्रिडिक्ट करने में ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जो थ्योरीज हैं ये कुछ सर्टेन प्रोपोजिशंस या ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती हैं, जो हमने देखा है कि ये रियल टीचिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, या कुछ चीज़ें जो हमें रियल टीचिंग में बहुत फ्रूटफुली हेल्प करती हैं, पॉजिटिव मैनर में हेल्प करती हैं। तो उन सेट स्टैंडर्ड्स के ऊपर या उन सेट ऑब्जर्वेशंस के ऊपर हमारी ये सारी थ्योरीज जो हैं ये बेस्ड हैं, जिनके बारे में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश की है। Types of descriptive theories. There are basically 3 types of descriptive theories. Gannet's hierarchical theory of instruction, Atkinson's optimal learning theory of instruction, and Bruner's cognitive theory of instruction. So हर साइकोलॉजिस्ट अपने अपने पैरामीटर्स के बेसिस पर अलग अलग चीज़ों को लेकर, अलग अलग कंटेंट को लेकर कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रखते रहे हैं, और हर अलग अलग स्टेज पर इन्होंने ये प्रूव किया है कि देयर इज नॉट अ सिंगल वे टू इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड, to there is not a single way to give education or to give knowledge or information. तो हम पहले थ्योरी की बात करते हैं, which is given by Gaines. Gaines hierarchical theory of instruction. Robert Gaines basically who is the exponent of this theory, जिन्होंने किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को दिया जाना चाहिए, कितने टाइप से इंस्ट्रक्शंस को दिया जा सकता है, कितने तरीकों से लर्निंग कंडीशनिंग की जा सकती हैं ताकि हम अपने आइडियाज के ऊपर इफेक्टिवली काम कर पाए। तो गैने ने अपने इस थ्योरी में बहुत अच्छे से प्रूव किया है। लर्निंग अलग अलग स्टेजेस में अकर होती है, इंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, बट वो इफेक्टिव तभी होते हैं जब वो सीक्वेंस्ड मैनर में हो, जब उन्हें सपोर्ट करने के लिए हमारे पास इफेक्टिव लर्निंग रिसोर्सेज हों, मटेरियल हों, एक प्रॉपर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हो, सो दैट जब हमारा लर्नर उन इंस्ट्रक्शंस को ले तो हमारी जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे से हमें दिखे कि हाँ बच्चे में लर्निंग हुई है या उसने कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज गेन की है। मेन आइडियाज की अगर हम बात करें गैने की, तो उन्होंने हायरार्किकल ऑर्डर में इन थ्योरेटिक ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रखने की कोशिश की है कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन हमें लेवल बाय लेवल बच्चे को देनी है।
जो हमारा मेन और बेस लेवल होता है, आपको पता ही है, वो हायरार्किकल ऑर्डर में हमेशा नीचे आता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो इंस्ट्रक्शंस में होती है या लर्निंग जहाँ से स्टार्ट होती है, वो इस पिरामिड में आपको नीचे से मिलेगी। इट मीन्स सिग्नल लर्निंग कम्स फर्स्ट, then stimulus response learning, chaining, verbal association, discrimination, concept learning, rule learning and problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम हायर कॉग्निटिव एबिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इट इज द लेवल जहां पर बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है टोटली, और वो अपनी प्रॉब्लम के लिए या अपनी सॉल्यूशन के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता। सिग्नल लर्निंग की अगर मैं बात करूं, सो सिग्नल लर्निंग बेसिकली जहां पर हमें कुछ सिग्नल मिल रहा है, जैसे हमने पावलोव के कंडीशनिंग थ्योरी में भी देखा कि डॉग को सिग्नल मिलता है और फिर उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, और वो बेल के थ्रू एक तरीके से अवेयर हो जाता है कि अब फूड आएगा, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो उस तरीके से हमें देखने को वहां पर मिलता है। तो सिग्नल लर्निंग में कोई ना कोई स्टिमुलस, कोई ना कोई सिग्नल हमें प्रोवाइड करना होता है। बच्चे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इट कैन बी एनी इमेज, इट कैन बी एनी ऑडियो, इट कैन बी एनी रियल ऑब्जेक्ट, तो कुछ भी हो सकता है ये। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में बहुत इफेक्टिवली हमें देखने को मिला है, जहां पे एक स्पेसिफिक स्टिमुलस होता है और उसके बेसिस पे एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जैसे ए फॉर एप्पल हमने बच्चे को पढ़ाया, तो हम साथ में ए फॉर एरोप्लेन भी पढ़ा रहे हैं। सो जब भी हम पूछेंगे तो बच्चे के माइंड में ये सेट है, ए मीन्स दिस एंड ए मीन ऑल्सो मीन्स दिस। सो स्टिमुलस जो भी आप प्रोवाइड करोगे किसी भी फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स हमें बच्चे की लर्निंग में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज चेनिंग। चेनिंग में हम मल्टीपल मोटर एक्शंस को या मल्टीपल चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। जिस तरीके से हमारी चेन कनेक्टेड होती है, एक रिंग के अंदर दूसरा रिंग पूरा अच्छे से इंटैंगल्ड होता है, तो यहाँ पर भी एक टॉपिक या एक कॉन्सेप्ट लिंक्ड होगा विद द अनदर वन। अगर हमने बच्चे को शू लेसिस टाई करना सिखा दिया, तो वो आराम से किसी भी नॉट को टाई कर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ चेनिंग, कि एक फेज में सिखाई गई लर्निंग या एक फेज में की गई लर्निंग हमें दूसरी सिचुएशन में भी हेल्प करती है। वर्बल एसोसिएशन, वर्बल एसोसिएशन जहां पर हम वर्बल कंटेंट की बात कर रहे हैं। इट कैन बी वर्ड्स, इट कैन बी पोएम्स, इट कैन बी डेफिनेशंस, और इट कैन बी एनीथिंग। सो जहां पर हम वर्बली कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को एक दूसरे के साथ, जहां पर हमें एक लिंकेज मिल रहा है देखने को, इट कैन बी बेस्ड अपॉन रोड लर्निंग और मेमोराइजेशन, और इट कैन बी एनीथिंग एल्स। डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, डिस्क्रिमिनेटिव जहां हम डिफरेंसेस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। सो जहां हमें डिस्क्रिमिनेट करना है, डिफरेंस क्रिएट करने हैं, सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज बतानी है, वो लर्निंग होगी हमारी डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। और इस तरीके की लर्निंग के लिए एक अच्छा माइंडसेट, एक अच्छी मेच्योरिटी, एक अच्छी नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो है बच्चे के पास होनी जरूरी है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग जब बच्चे के माइंड में सेट हो गया, प्लांट्स, प्लांट्स का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में बहुत अच्छे से सेट है कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने तरीके से वो दिखते हैं, प्लांट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेडिसिनल वैल्यूज हैं उनकी। सो होल सोल जो कॉन्सेप्ट है प्लांट का, वो मेरे माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है एक एज तक। सो इट मीन्स कि किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट जो है बच्चे ने जब सीख लिया, तो वो उसकी कॉन्सेप्ट लर्निंग हो गई, और जब भी उसके बारे में पूछा जाएगा तो उतनी नॉलेज या उतनी इंफॉर्मेशन वो रिटेन करता है कि वो उसके बारे में इन डेप्थ बात कर पाए। रूल लर्निंग जहां पर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, स्पेसिफिक रूल्स होंगे, स्पेसिफिक थ्योरीज होंगी, फॉर्मूलाज होंगे, वो लर्निंग, कि एक फॉर्मूला आपको दिया, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। इट कैन गो ऑल्सो इन द ग्रामर पार्ट। अगर आप इंग्लिश या हिंदी की ग्रामर बच्चे को सिखा रहे हो और आपने उसे रूल्स रेगुलेशंस बता दिए हैं अच्छे से, तो वो उनके बेसिस पे किसी भी क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएगा। एंड द लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां पर बच्चा अपने उन्हीं सारे रूल्स रेगुलेशन को, उन्हीं कंसेप्ट लर्निंग को, वर्बल एसोसिएशन को, स्टिमुलस रिस्पॉन्स को यूज करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा खुद से। ही इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन एनीवन, इट कैन बी इट टीचर और पेरेंट और मेंटर और एनीवन एल्स। सो वहां पर वो डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने नीचे वाले सारे एरियाज का यूज कर रहा है टू सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम। सो ये जो कॉन्सेप्ट था ज्ञानी का, ये इसी 8 साइन लर्निंग पर बेस्ड था, कि किस तरीके से हम अलग अलग लेवल पर, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग डायरेक्शंस पर बच्चे को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट जो उसकी इंस्ट्रक्शन रिटेंशन है वो बहुत अच्छे से हमें देखने को मिले।
Second descriptive theory of learning teaching is Atkinson's optimal learning theory of instruction. As the name suggests, again, optimal learning. Optimal learning means the learning which is of the highest use, जहां पर हम बहुत इफेक्टिवली अपनी लर्निंग को यूज कर रहे हैं, एक्सट्रीम में जाकर उस लर्निंग को यूज किया जा रहा है इंस्ट्रक्शंस को लेने या इंस्ट्रक्शंस को सीखने के लिए. Richard C. Atkinson, the full name of the exponent is Richard C. Atkinson. ये क्वेश्चन बहुत बार हमें बहुत सारे एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है. MCQ ये आ जाता है, who is the propounder or the exponent of the optimal learning theory of instruction. So Richard C. Atkinson is the name. In 1968, when he was working on his computer, so he came across a problem of individual differences. कि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, हर बच्चा सेम तरीके से इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पाता. कोई कम समय में ज्यादा इंस्ट्रक्शंस ले लेता है, किसी को बहुत टाइम लग जाता है इंस्ट्रक्शंस को सीखने में, उनको जानने में. और इन्होंने जो फोकस किया था वो लर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ाने पर किया था कि कोई बात नहीं, अगर बच्चे को टाइम लग भी रहा है, एटलीस्ट उसकी जो लर्निंग एफिशिएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस वो क्लियरली समझ पाए, जान पाए, और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज हो. और ये सब कैसे होगा? थ्रू अडेप्टिव लर्निंग. जो उसने अडेप्ट किया हर सिचुएशन से, हर कॉन्सेप्ट से, हर एरिया से, हर सब्जेक्ट से जो उसने सीखा, परसीव किया, रिटेन किया, उसी के बेसिस पे वो अपनी लर्निंग एफिशिएंसी को इन फ्यूचर इंक्रीज कर सकता है. रिचर्ड सी एटकिंसन की थ्योरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे कि हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बच्चे की लर्निंग को या उसको इंस्ट्रक्ट करने की जो तरीके हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं. सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, हमेशा हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये बिहेवियरल टर्म्स में बनाने हैं. बिहेवियरल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स बनाने का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. जो ब्लूम ने हमें 6 ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड किए थे उसके बेसिस पर ही हमेशा हमें इंस्ट्रक्शंस देने को डिवाइड करना चाहिए. बच्चा कितना इंस्ट्रक्शन नॉलेज से लेगा, कितना अंडरस्टैंड करेगा, कितना अप्लाई कर सकता है, क्या एनालाइज या सिंथेसाइज करेगा, उसकी क्रिएटिविटी, उसका इवैल्यूएशन, तो ये सारी चीजें जो हैं जब हम बनाएंगे तो हम इन्हीं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर इंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चे को. Then the teacher will chalk out a model of teaching learning process. Model as in methods of teaching, methods of learning, factors affecting learning, factors affecting teaching, strategies of teaching और way of giving instruction. तो ये सारी चीजें टीचर को चॉक आउट करनी है. मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, कब पढ़ाऊंगा, कितना पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा और इवैल्यूएशन कैसे करूंगा. तो ये सारी चीजें भी टीचर को पहले ही देख लेनी चाहिए ताकि जब वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड in her mind. Then strategy should be chalked out by measuring the attainment of each objective. As we have talked here only that Bloom's has given 6 objectives और हर 6 objective के अंदर सपोज हमने दो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं अपने नॉलेज के लिए, दो अंडरस्टैंडिंग के लिए दो, तो हमें ये भी चेक करना है एट द एंड कि हमारे कितने ऑब्जेक्टिव्स हम अटेन कर पाए, कितने ऑब्जेक्टिव्स हमारे अटेन नहीं हो पाए. तो जो नहीं हो पाए हैं उन्हें इन फ्यूचर हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है या उनको हम कैसे अटेन कर सकते हैं सो दैट हमारे बच्चे की जो लर्निंग है वो मैक्सिमाइज लेवल तक हो. वो सिर्फ ये नहीं हो कि अच्छा हाँ बेसिक नॉलेज मिल गई, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई बच्चे को और मेरा काम एज ए टीचर कंप्लीट हो गया. सो वो हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए. Third and the last theory of instruction, descriptive theory of instruction, which is given by Bruner. Bruner ने cognitive theory को यहाँ पे थोड़ा सा emphasize किया है कि cognition जो है वो सिर्फ मैटर करता है. अगर आपको पता हो तो ब्लूम ने भी 3 पैरामीटर्स हमारे सेट किए थे. ब्लूम ने भी सिर्फ कॉग्निशन पे फोकस किया था, बट उनके जो भी डिसाइपल्स वगैरह थे या जो और साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन को भी कवर करने की कोशिश की थी. लेकिन ब्रूनर और ब्लूम्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे सिमिलर है कि दोनों ने ही कॉग्निशन पे फोकस किया कि हमें नॉलेज पर ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए रादर देन हम कंडीशनिंग में या स्टिमुलस रिस्पॉन्स में या चेन लर्निंग में इनमें उलझ कर रह जाए. सो वी शुड मोर फोकस ऑन द cognition part of the learner. J.S. Brunner was the propagator of this theory और उनका मानना था कि लर्निंग इज नॉट सिंपली स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग. लर्निंग सिर्फ कंडीशनिंग से नहीं हो सकती. जब तक बच्चा क्यूरियस नहीं है,
जब तक बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक बच्चा खुद से करके नहीं देख रहा है, तब तक उसकी लर्निंग या उसको इंस्ट्रक्शन भी दी जा रही हैं तो वो वेस्ट हो रही हैं। सो इसलिए इन्होंने फोकस किया था कि हमें क्यूरोसिटी को एनहांस करना है, कंसेप्चुलाइजेशन को बढ़ाना है, बच्चे के नेचर और उसकी नॉलेज के नेचर को समझकर ही उसे इंस्ट्रक्शन देने का काम करना है, और डिस्कवरी लर्निंग को हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रमोट करना है, वेयर द चाइल्ड विल बी इन्वॉल्व इन लर्निंग बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ ओनली। इंडिकेटर्स, ब्रूनर ने बेसिकली 4 indicators दिए हैं। Predisposition to learn means whether the child is ready to learn or not. If he is not ready to learn, being a teacher, it is my responsibility to make him ready. प्रीवियस नॉलेज के थ्रू, इंटरेस्ट अराउज करके, या किसी भी और तरीके से मुझे उसको अपनी नॉलेज के लिए रेडी करना है। अगर वो रेडी नहीं है सीखने के लिए, तो वहां पे थोड़ा सा हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो डिले हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शुड बी सिस्टमैटिक, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सीक्वेंस्ड होना चाहिए, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, रादर देन कि हम डिस्टॉर्टेड नॉलेज दे रहे हैं। द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी ऑल्सो सिस्टमैटिक होना चाहिए यहाँ पर, कि जो नॉलेज या इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं वो हम पार्ट होल देंगे, ना कि होल टू पार्ट रखेंगे उसे। एंड रीइंफोर्समेंट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना फीडबैक के बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो बहुत जरूरी है बच्चे की फर्दर लर्निंग के लिए। नाउ द मेजर पॉइंट्स ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। बेस्ट यूज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से वो सीखता है, उनको अच्छे से सीखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, और उनका बहुत अच्छा यूज वो रियल सेटिंग में हमें दिखा सकता है। एनकरेज द स्टूडेंट टू थिंक एंड लर्न इंडिपेंडेंटली जितना पॉसिबल हो, क्योंकि ब्रूनर ने फोकस ही सारा क्यूरियोसिटी और कंसेप्चुलाइजेशन पे किया है। सो जब तक बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली ना तो सीख रहा है, ना सोच रहा है, ना क्यूरियस है किसी चीज को लेकर, तब तक वो सीख नहीं पाएगा। सो बीइंग अ टीचर, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनकरेज द स्टूडेंट सो दैट वो सीखे। और स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करनी है हमें, हमें यहाँ पे अवॉइड करना है उन चीजों को कि एज ए टीचर मैं सारी चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ और बच्चा सिर्फ स्पून फीडिंग कर रहा है। हेल्प द स्टूडेंट्स इन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर वे। अगर आपको लगता है कि बच्चे के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, अगर आपको रियल इवेंट्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा, रियल एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, या मुझे अलग अलग चीजों में डिफरेंस शो करने के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज यूज करने हैं अपनी क्लास में जो बच्चे के लिए हेल्पफुल होंगे, तो हम वो भी कर सकते हैं। एक्वाइंट द स्टूडेंट्स विद नॉलेज, बच्चे को पहले समझ लें, जो हमने अभी पहले भी बात की है अपनी पहली वीडियोस में, कि प्रीवियस लर्निंग को न्यू लर्निंग के साथ जोड़ना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पहले बच्चा कितना जानता है और आगे उसे कहाँ से और कितना सिखाना है, पहले वो सीख लें। जो भी लर्निंग मटेरियल हम क्लास के अंदर यूज करने वाले हैं फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, दो दैट मटेरियल शुड बी इन प्रॉपर सीक्वेंस। ऐसे नहीं कि कोई भी मटेरियल कब दिखा दिया, जैसे हम पार्ट 2 होल जा रहे हैं तो हर स्टेज पर मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी रिसोर्सेज की, उसी के हिसाब से मुझे उन्हें अरेंज करना है। एंड प्रॉपर रीइंफोर्समेंट शुड ऑल्सो बी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर मोटिवेशन ऑफ बेटर लर्निंग इन द फ्यूचर। The wonder of teaching is watching caterpillars become butterflies. So अभी हमारे बच्चे उस लर्निंग फेज में हैं, they are growing, they are developing, so we need to focus more on their development so that वो एक टाइम पर आकर एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हमें दिखें कि हमें अब उन्हें कुछ सिखाना नहीं है। नाउ दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, कि अब वो खुद कर सकते हैं और वो खुद सीख रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं नॉलेज को, और शेयरिंग ऑफ नॉलेज भी हमें उनके पार्ट पर देखने को मिलेगा। Thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe the video if you find the information useful.